हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं बात कर रहा था प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के एमसीक्यू के ऊपर। ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट जो है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसका एग्ज़ाम 8 जनवरी को होने वाला है। तो जो बच्चे इसमें बैठने वाले हैं एक बार सेट देख लेना। ये हमारा 7वां सेट है और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो एक बार ओवरव्यू ले लेना कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, क्लासेस 8 से 10 चल रही है, क्लासेस फ्री है। और शाम में जो 2 से 4 क्लासेस चल रही है वो है प्रैक्टिस सेट का क्लास, यानी दरोगा का और बिहार एसएससी का। तो जो बच्चे बिहार दरोगा या बिहार एसएससी में शामिल होने वाले हैं वो आकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्लासेस फ्री होने वाली है। और इसके बाद 4 से बाद चलता है डिस्कशन क्लास, यानी अगर आपका कोई डाउट है तो आप रुक के क्लास में पूछ सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है मेघालय के पठार के बारे में कि मेघालय का पठार यानी मेघों का घर मेघालय है ना। मेघालय के पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है, ये क्वेश्चन है। तो मेघालय के पठार को मालदा खंड से अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो हमारा क्या होगा, अच्छे से ऑप्शन देख लेना। ये होगा हमारा भारतीय प्रायद्वीप का पठार। यानी अगर बात करें मेघालय के पठार का तो ये हमारा है मेघालय का क्षेत्र। मेघालय से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम बात नहीं करेंगे, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्षेत्र है मेघालय का, है ना। और मेघालय सिर्फ असम से सीमा लगाता है, मात्र एक राज्य असम से, और बांग्लादेश से सीमा लगाता है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी है। और मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ठीक है, इसी का विस्तार है। लेकिन नदियाँ जो गंगा नदी है, इधर से आती ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से आती तीस्ता नदी, इसके कारण यहाँ पे गैप बन गया है। तो अगर पूछा जाए कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है तो छोटा नागपुर का हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ना। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। अलाउद्दीन खिलजी, और यह दास जो प्रसिद्ध दास था उसका नाम होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में बात की जाए तो इसे गुजरात से खरीद कर लाया गया था और खरीदने वाला व्यक्ति का नाम था नुसरत खां। नुसरत खां इसे 1000 दिनार में खरीद कर लाया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1000 दिनारी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, इसे दक्षिण भारत का अभियान का श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत पे इसी ने ही आक्रमण किया और दक्षिण भारत को जीता भी था। ये टाइम था 1307 से 1308। और इस समय जब ये दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है तो एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है प्रताप रुद्र देव, और यही व्यक्ति इसे कोहिनूर का हीरा देता है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे योग्य सेनापति होता है मलिक काफूर, और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी से प्यार भी करता है। तो खैर ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा कि इसे 1000 दिनारी कहते हैं। दक्षिण भारत के अभियान का श्रेय इसी को दिया जाता है। प्रताप रुद्रदेव ने इसे कोहिनूर का हीरा दिया था, जो वर्तमान में लंदन में रखा हुआ है। आगे चलते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा पर्वत है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, तो पर्वत के बारे में पढ़े होंगे, अरावली का पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, ये सारे पढ़े होंगे। तो अगर आंसर देखें तो ये होगा हमारा मैकाल पर्वत। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्वत के ऊपर। तो यहाँ आपको मैप दिख रहा होगा और मैप में ये अरावली का क्षेत्र है, ये हमारा विंध्याचल का क्षेत्र दिख रहा है और ये सतपुड़ा का क्षेत्र दिख रहा है। सतपुड़ा जो है ना 3 भाग में बटा हुआ है। एक को कहते हैं राजपीपला, ये हमारी है राजपीपला। ये हमारा है मैकाल, और ये हम महादेव, मैकाल नहीं महादेव, अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा जो पर्वत है इसे कहते हैं हम लोग महादेव, और ये जो हमारा है ये है मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत का एक पठार है जिसे कहते हैं अमरकंटक का पठार, और अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती है। इधर सोन जाती है, इधर महानंदा यानी हमारा महानदी जाती है, उड़ीसा में महानदी बहती है जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, और इधर नर्मदा नदी जाती है ना। तो छोटी सी बातें यहाँ याद रखिएगा, अरावली, विंध्याचल और हमारा सतपुड़ा,
दोनों को अलग करता है मैकाल का पठार। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किलिमंजारो पर्वत की श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ये तो महाद्वीप पूछ लिया है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा देश, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो महाद्वीप के बारे में होगा अफ्रीका। बगल में आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा होगा। अफ्रीका के मैप में इसलिए लेकर आया हूं कि 2-3 बातें हम यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका में। क्या क्या? तो पहले हम ये देख लेते हैं ना कि किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में है कहाँ पर। तो तंजानिया में है। ये तंजानिया का क्षेत्र देख रहे हो ना, यहीं पे हमारा किलिमंजारो है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कंट्री अगर देखा जाए टोटल तो 55 कंट्री है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि उस कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जहां पे देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो अफ्रीका होगा। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो दोनों गोलार्ध में फैला हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में ही। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। जो तीनों है लाइन, ये अफ्रीका महादेश से होकर गुजरता है। तो थोड़ी थोड़ी बातें, अफ्रीका से ढेर सारी बातें आती है, बट ये मोटा मोटी बातें आप अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, पूछा जा रहा है किस भारतीय भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है? यानी उस भाग का नाम बताइए जिसमें आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो आंसर होगा क्या? भाग 18। आपातकाल के बारे में देखें तो आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। यहाँ पे आता है राष्ट्रीय आपातकाल जो अभी तक 3 बार लग चुका है। ये आता है राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे लंबे समय के लिए लगा था ना, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे समय तक के लिए लगा था। 6 वर्ष 264 दिन तक का लगा था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इतना समय तक लगातार लगा था। और नीचे आते हैं वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। ये कितना बार लगा है? 3 बार। अच्छा, ये बता देना कि आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डैश में अपनी पहले विकास की रिपोर्ट जारी की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो ये अपना रिपोर्ट प्रकाशित किए थे 1990 में, 1990 में। आगे चलते हैं। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र, सवाना मतलब घास का मैदान ना, के रूप में जाना जाता है। तो अफ्रीका में जो अर्ध शुष्क घास के मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सहारा, कन्नंगा, साहेल या वेल। तो आंसर होगा साहेल। घास के मैदान के बारे में जानते होंगे, सवाना है, बिल्ड है, पंपास है, डाउन्स है ना। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और हो सके तो चैनल को लाइक जरूर वीडियो को करना। ठीक है, कमेंट में हमें आंसर बताना जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आगे है, बता दीजिए भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है, ये बताओ। तो इसका आंसर होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ढेर सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 5 के अंतर्गत आता है ना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 124 ये भी आता है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। ये सारी बातें आपको पता होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? यानी अचानक राष्ट्रपति गायब हो गया। गायब मतलब क्या? इस्तीफा दे देंगे, किसी दूसरे देश चले जाएंगे, या तत्काल उनकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तुरंत राष्ट्रपति के पद को संभाल लिए थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो आर्टिकल 360 बोलता है, सॉरी आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया आर्टिकल 65 में कि अगर राष्ट्रपति तत्काल रूप से अब्सेंट है किसी भी कारण से, तो राष्ट्रपति के जगह पे बैठेंगे उपराष्ट्रपति, और 6 महीने के भीतर भीतर हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा, है ना। ये बातें याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये जो परामर्शदात्री होता है आर्टिकल 143,
सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो मानेगा ही। परामर्श दे दीजिए, हम डिसाइड करेंगे हमको मानना है कि नहीं। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जापानी लिखा है, जापान होगा, जापान, कनाडा, ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियाई, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आंसर होगा कनाडा। आगे चलते हैं। मिलिंद पनाहो में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल। ये मिलिंद जो शासक है ना, इनको बड़ा शंका होता था बौद्ध धर्म के ऊपर कि आखिर बौद्ध धर्म ये क्या है, क्यों हम बौद्ध धर्म में शामिल हो, कारण बताइए। तो एक पुस्तक लिखी गई मिलिंद पनाहो नामक पुस्तक, और इसके लेखक थे नागसेन। ये क्वेश्चन पूछा गया था मिलिंद के द्वारा नागसेन से ढेर सारी बातें, तो जो भी बातें पूछी गई थी एक पुस्तक में नागसेन लिख देता है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि मिलिंद पनाहो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये किस धर्म से लिखा, ये किस धर्म से संबंधित है, या इसमें कौन सी बातें लिखी गई है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। लावनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जब से हम सेट लगा रहे हैं ना, सेट नंबर 1 से लेके आज सेट नंबर 7 हो गया, तब से लोक नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, खेल जगत से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये लवनी जो है ना, ये महाराष्ट्र का है, आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने हमले के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो देखो एक क्लू दे दिया है, सोमनाथ मंदिर, और बच्चा जानता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला और कोई नहीं महमूद गजनबी था, है ना। 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और इसका सबसे पहला आक्रमण 1001 में हुआ था, यानी 1001 में राजा जयपाल के विरुद्ध। जयपाल को 2 बार हराएगा, और जयपाल गुस्से में आके ना आग में अपना दाह संस्कार कर लेगा। ठीक है, तो ये महमूद गजनबी होगा जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था और 17 बार भारत को लूटा था, तो आंसर होगा महमूद गजनबी। आगे, डीएनए में से एक, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, डीएनए में से एक के आरएनए पर अनुवांशिक जानकारी के प्रति लिपि बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है, अच्छे से ऑप्शन देख लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। साइंस में बच्चे को प्रॉब्लम होता है हिंदी में, तो इंग्लिश नीचे है। इसका आंसर होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी प्रतिलेखन। आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त होता है? आंसर क्या होगा? अच्छे से आंसर लगाना, देख लेना, हड़बड़ाना मत। निगेटिव 1/3 है और 1/4 भी होता है। अच्छा, दरोगा में तो 1/10 है, तो दरोगा में बैठोगे तो मार देना, ठीक है। लेकिन अगर रेलवे उलवे में बैठोगे ना तो थोड़ा देख के मारना, वहाँ कट ऑफ ना थोड़ा हाई होता है, निगेटिव मार्किंग। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मृदा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है खादर और एक को कहा जाता है बांगर। जो नई जलोढ़ मृदा है उसे कहा जाता है बांगर, तो आंसर होगा खादर कहा जाता है जी। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बासे बांगर और बासे बूढ़ा, है ना, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। 3D डिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो ये 3D डिबलिंग जो है ये संबंधित है हमारा किससे? हॉकी से, तो आंसर होगा हमारा हॉकी। आगे चलते हैं। खेल से और लोक नृत्य से तो क्वेश्चन पूछेगा। बच्चे को रोजगार से प्रतिबंधित किया गया है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन सा आर्टिकल? एक आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, यही ना शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी हाल में खान या कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है, तो आंसर होगा हमारा ये, है ना। और मौलिक कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसमें बोला गया कि वैसे बच्चे जो अपनी आयु का 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करेगी सरकार। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था, है ना, जो मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में बढ़ के कितनी होगी? 11। आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेख होने से किस प्रकार की ग्रहण आती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे हमारा मून है और यहाँ पे हमारा अर्थ है। अब ये बता दो कि ये कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा कि चंद्र ग्रहण लगेगा? तो जब चंद्रमा बीच में हो तो लगता है सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा जब पीछे चला जाए तो लगता है चंद्र ग्रहण।
तो ये हमारा होगा सूर्य ग्रहण। आगे चलते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है या अमावस्या के दिन होता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना। अजंता के जातक का चित्र किससे संबंधित है, कौन से धर्म से? ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना हिस्ट्री में, वो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से, इवन मिडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री तो दिख ही नहीं रहा। आंसर होगा बौद्ध धर्म से। जातक की कथाएं बौद्ध धर्म से हैं, और जातक की कथाओं में जीवन महात्मा बुद्ध के सारी जीवनी लिखी गई है। ठीक है, 550 जातक कथाएं हैं। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? तो असमान वितरण जो प्रकाश का है यह कहलाता है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। तो आंसर होगा व्यतिकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? भारत में ये जो अवधारणा है वो कौन सी क्रांति से ली गई थी? जापानी, अमेरिकी, फ्रांसीसी या रूसी? लगा लिया आंसर? गलत हो गया, सही होगा रूस की क्रांति होगी। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1970, 1917 में। जार निकोलस द्वितीय है ना, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हुए जाते हैं और उस पर गोली चलाने का आदेश देता है। तो आंसर होगा रूस की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का 5वां पठार है? सबसे ऊंचा पठार है, सॉरी 5वां है, सबसे ऊंचा पठार है। अच्छे से ऑप्शन देख लेना और तुरंत आंसर मत मारना, थोड़ा रुक के समझ के आंसर मारना। आंसर होगा तिब्बती पठार जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। और तिब्बत के कैलाश पर्वत से ही 3 नदियां निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कर्ज देती है अन्य बैंकों को, उसको कौन सा दर कहते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसे बैंक दर कहते हैं। और जब आरबीआई बैंक से पैसा कर्ज उधार लेती है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। आरबीआई ऐसा करती है मार्केट से पैसा खींचने के लिए, है ना। जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है तो ऐसा करती है। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था? यानी कौन सा यात्री था जो वेनिस से आया था? तो ये यात्री का नाम था, कौन होगा? मार्को पोलो। मार्को पोलो का जन्म 1254 में होता है और लगभग 1292 के आसपास मार्को पोलो भारत आते हैं। ठीक है, यानी पूछेगा मार्को पोलो कब आए हैं, तो आंसर होता है 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो भारत आया था। जो कहाँ का यात्री था? वेनिस का यात्री था। बाकी बारबोसा और बर्नियर के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अवर घाटी की पश्चिमी में जो लघु हिमालय शिवालिक के बीच का क्षेत्र जो होता है ना, वो किस नाम से जानते हैं उस क्षेत्र को? ऑप्शन है त्रिकोण, दून, कारवेलस या क्षेत्र। तो इसे दून के नाम से जानते हैं, देहरादून, है ना, दून या द्वार के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा हमारा दून। आगे चलते हैं। 4 चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पन्न की गई प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 4 चुंबकीय क्षेत्र, और जब इससे विद्युत उत्पन्न किया जाएगा तो ये घटना क्या कहलाएगी? तो ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबक को प्रेरित किया जाता है तो कहलाती है प्रेरण की घटना। आगे, एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करता है कौन? एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन पृथक करता है? आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट। स्वेज नहर की लंबाई कभी कभी पूछता है तो कितना होगा? 168 किलोमीटर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करता है ना। काला सागर, कैस्पियन सागर, सबके बारे में क्वेश्चन पूछता है। विज्ञान विषय की पुस्तक इनमें से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध विज्ञान से संबंधित पुस्तक है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सूर्य सिद्धांतिका। ये पुस्तक विज्ञान की पुस्तक से संबंधित थी। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, तो इसका आंसर का आप हमें कमेंट में देना। आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर आप दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।